सो इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं थ्यूसिडाइड्स के आइडियोलॉजी के, वो क्या बनते हैं। नंबर 1 क्या है कि ये नेचुरल कैरेक्टर है, ये कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट दिस इज़ नेचुरल इन कैरेक्टर। वो कहता है कि अब ये होना ही होना है, ये इंसान की नेचर में है कि वो compete करेगा, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। जाहिर है कि हर इंसान की नेचर में कंपटीशन, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। क्या होता है कि अपने घर में देख लें, अब स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एकेडमीज़ में, जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन इंसान के अंदर पाया जाता है। अब इस कंपटीशन की जो नेचर है, जो इनबिल्ट है आपके अंदर, इसको रिएक्ट करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई इंसान जो है वो जेलिस हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही दूसरे इंसान को नुकसान देने की तरफ आ जाएगा। कोई इंसान ये कहेगा कि अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, मैं भी compete कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथ compete करे, दैट इज़ रिएक्शन। बट बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है उसके अंदर कंपटीशन पाया जाता है। यही इन्होंने कहा कि कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद वो कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड स्फीयर ऑफ फॉरेन पॉलिसी चॉइस, लीडर जो होता है ना, उसको फॉरेन पॉलिसी बनाने की जो चॉइस है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि लीडर अपनी मर्जी से किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर ले, किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब कर ले, उसकी चॉइस लिमिटेड होती है, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पर बेस कर रही होती है। जस्टिस के बारे में वो क्या कहते हैं, थ्यूसिडाइड्स ये कहता है कि जो जस्टिस का कंसेप्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसका मतलब इक्वालिटी नहीं होता। इस वजह से उसका मतलब इक्वालिटी नहीं होता कि स्टेट्स इक्वल नहीं है। जो ग्रेटर स्टेट होती है उसको हमेशा फेवर दी जाती है। लिहाजा जस्टिस को जब आप डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस टू क्लासिकल रियलिज्म, तो आप उसका मतलब इक्वालिटी नहीं ले सकते, क्योंकि एनार्की है, स्टेट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, किसी की पावर बहुत ज़्यादा है, किसी की पावर बहुत कम है। लिहाजा जस्टिस भी उस हिसाब से बैलेंस्ड होता है, इक्वालिटी नहीं होती। और अब आखिर में हम थ्यूसिडाइड्स की इस स्टेटमेंट पर थ्यूसिडाइड्स के हिस्से को कंप्लीट करेंगे कि strong do what they have the power to do and the weak accept what they have to accept। माकियावेली का जो ताल्लुक है वो किंगडम ऑफ फ्लोरेंस से था, और फ्लोरेंस का जो बादशाह था, यानी उसको लियोनार्डो डी मैग्निफिको, यानी लियोनार्डो द मैग्निफिसेंट उसको कहा जाता था। और उसमें उसके इख्तलाफात थे इसके साथ, बिकॉज ही वाज अ काइंड ऑफ फिलोसफर टाइप। लेकिन माकियावेली ने जो कुछ भी उस सोसाइटी से देखा उसको उसने एक किताब में बंद किया जिसका नाम द प्रिंस है। प्रिंस बड़ी फेमस बुक है, शायद आप में से कुछ लोगों की नज़र से गुजरी होगी, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी। लेकिन उसमें चंद बातें जो उसने पॉइंट की बताई हैं, उससे हमें उसकी अप्रोच पता चलती है कि रियलिज़म के बारे में, या ख़ास तौर पे क्लासिकल रियलिज़म के बारे में माकियावेली का जो एडिशन है इस थियरी में वो क्या है। आइए इसको देखते हैं जनाब। प्रिंस में उसने जो एम्फेसाइज़ किया है, समराइज़ किया है चीज़ों को, उसमें उसने ये कहा है कि दुनिया में कोई गुड और ईविल नहीं होता। गुड होना किसी चीज़ का या इविल होना, ये एक क्रिएटेड फिनोमेना है। इसको क्रिएट कर दिया जाता है अपने मफादात को हासिल करने के लिए। अगर एक बादशाह है और वो ये ज़रूरी समझता है कि उसके कंट्री में कोई रूल बनना चाहिए, तो वो उसको गुड करके दिखा देता है कि ये होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। उस गुड दिखाने के चक्कर में वो ऐसे लॉ भी बना सकता है, और वो डिवाइन भी कोई चीज़ जो है वो लेके आ सकता है कि मेरे ऊपर फ़लाँ चीज़ रिवील हुई है, या मुझे फ़लाँ चीज़ के बारे में बताया गया है, लिहाजा आपने इस पे अमल करना ही करना है। यानी नेकी और बदी का जो कंसेप्ट है वो भी बादशाह अपनी मर्ज़ी से तय कर सकता है, बल्कि करता है। यानी गुड और इविल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको क्रिएट किया जाता है। इसने जो प्रिंस के हवाले से बिहेवियर्स का जिक्र किया, उसमें उसने जिक्र किया है जनाब पावर और डिसेप्शन का। वो कहता है कि ये दोनों क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो प्रिंस में हर हाल में होनी चाहिए। लॉयन और फॉक्स उसने बयान किया। फॉक्स से मुराद है डिसेप्शन और लॉयन से मुराद है पावर। यानी एट अ टाइम लीडर जो है, उसके रूलर जो है, उसके पास पावर भी होनी चाहिए और उसे डिसीव करना भी आना चाहिए, धोखा देना भी आना चाहिए। यहीं पे इसने जो है वो, ये आप कह सकते हैं कि प्लेटो का जो कंसेप्ट है नोबल लाई का, एक नोबल लाई का कंसेप्ट, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि आगे चल के इसने मोरालिटी के बारे में भी बात की। और इसने ये कहा कि जो मोरालिटी होती है वो भी पब्लिक की मोरालिटी और रूलर की जो मोरालिटी वो डिफरेंट होती है। यानी रूलर के लिए कानून कोई और होता है, आम लोगों के लिए और होता है। हमारे लिए जो चीज़ मोरालिटी हो सकती है वो रूलर के लिए मोरालिटी नहीं है। जैसे झूठ है,
हम आपस में जब एक दूसरे के साथ मामलात कर रहे होते हैं तो उसमें झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन जब हमारा लीडर या हमारा रूलर किसी कंट्री के साथ डील कर रहा होता है तो वहाँ पे सच बोलना बुरी बात हो जाती है। वहाँ पे उसको झूठ बोलना पड़ता है, अक्सर जगह पे डिसीव करना पड़ता है, डिसेप्शन दिखानी पड़ती है। तो पब्लिक मोरालिटी जो होती है वो प्राइवेट मोरालिटी से या रूलर की मोरालिटी से डिफरेंट होती है। उसके बाद सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू के हवाले से जो माकियावेली ने बात की, उसकी नज़र में सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू नेशनल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है। पॉलिटिकल मोटिव या सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू जो किसी भी लीडर का मोटिव हो सकता है वो क्या है कि नेशनल फ्रीडम होना चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। स्टेट का जो सर्वाइवल है दैट इज़ द बेस। जाहिर है कि स्टेट ने सर्वाइव करना ही करना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, माकियावेली के ख्याल में स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि स्टेट सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही। इफ़ यू आर सर्वाइविंग इट मीन्स दैट यू हैव स्ट्रेंथ, यू हैव गॉट स्ट्रेंथ। उसके बाद दुनिया के बारे में जो नज़रिया उसने दिया, उसने कहा कि वर्ल्ड इज़ बोथ अ डेंजरस एंड एन अपॉर्चुन प्लेस, यानी ये डेंजरस भी बहुत है, ख़तरनाक भी बहुत है, लेकिन इन्हीं ख़तरनाक हालात में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब ये आपने देखना होता है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे। एक्ट बिफोर द अदर्स डू, इससे पहले कि आपके ख़िलाफ़ जो एनिमी है वो कदम उठाए, आप उसके ख़िलाफ़ कदम उठा दें, वो जिस भी नौयत का हो। और जो फॉरेन पॉलिसी का कंडक्ट है उसके बारे में इसने ये कहा कि ठीक है, चॉइस जो है वो लिमिटेड होती है जैसे तमाम क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं, लेकिन इसका कंडक्ट बड़ा केयरफुली होना चाहिए क्योंकि जो लोग हैं वो लीडर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उसने जब कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी को देखना होगा तो फिर ये मद्देनज़र रखना होगा कि वो जितनी सेफ़ एंड साउंड हो सके उतना बेहतर है। उसके बाद जनाब जो तीसरा स्कॉलर है इस हवाले से वो थॉमस हॉब्स है। थॉमस हॉब्स ने जिस चीज़ का जिक्र किया है वो है सिक्योरिटी डिलेमा, क्योंकि उसने ह्यूमन की जो प्री सिविल कंडीशन है उसका जिक्र किया। वो कहता है कि अगर आप अभी आज की कंडीशन को समझना चाहेंगे कि आज इंसान की कंडीशन कैसी है, वो कैसे रहता है, क्या करता है, क्यों करता है, पॉलिटिकल डिसीजंस वो किस बेस पे लेता है, क्यों, तो आपको प्री सिविल कंडीशन देखनी पड़ेगी। अभी जो हमारी कंडीशन है ये तो सिविलाइज्ड हो गया ना, तो प्री सिविलाइज्ड कंडीशन की तरफ आप जाएंगे तो आपको ह्यूमन नेचर समझ आएगी और फिर आप ये देख सकेंगे कि इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसकी वजह क्या है। तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में वो क्या कहता है कि बुनियादी तौर पर जो स्टेट ऑफ नेचर है दैट इज़ द स्टेट ऑफ वॉर, एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ कंपटीशन है और ये नेचुरल है और यहाँ से बात शुरू होती है। और अगर हम अपने भी वैसे तारीख़ी हवाले से देखें, हज़रत आदम के हवाले से जो कुछ कुरान मजीद में बताया गया, तो हज़रत आदम के जो बेटे थे हाबील और काबिल, उनमें भी जो चीज़ अब दो बंदे हैं ना दुनिया में जहाँ से आगाज़ हो रहा है, तो आप भी उनमें देखेंगे कि आपको कंपटीशन नज़र आएगा और उसके बाद आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा और फिर आपको उस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा भी नज़र आएगा। यानी उनके दरमियान पहले कंपटीशन पैदा होता है। एक भाई को ये लगता है, काबिल को ये लगता है कि हाबील को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो ज़्यादा नेक है, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि ये compete करते हैं एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली। जैसे मैं पहले कह रहा था कि रिएक्ट करना कैसे है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंपटीशन अंदर पाया जाता है। अब यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट रेज होना शुरू हो गया कि मेरी इंपॉर्टेंस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये इस दुनिया में है, क्योंकि मैं ऐसा तो हो नहीं सकता जैसा ये है, तो फिर इसको ख़त्म कर दूँ तो फिर मेरी इंपॉर्टेंस शायद पैदा हो जाए। तो नतीजतन क्या हुआ कि कत्ल कर दिया भाई को। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं ओवरऑल एक सिचुएशन वो हर जगह इसी तरीके से अप्लाई होती है। तो ये है प्री सिविल कंडीशन, यानी सिविलाइज्ड होने से पहले ह्यूमन नेचर ये थी। तो यहाँ से थॉमस हॉब्स भी उसी नतीजे पर पहुँचा जहाँ से हमने थ्यूसाइडाइड्स की बात शुरू की थी कि बुनियादी तौर पर इंसान की नेचर जो है उसमें कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। अब वो ये कहता है कि हमने ये जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड बना ली है ये क्या है, उस प्री सिविल कंडीशन से एस्केप है। हम वहाँ से भागे और हमने एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड बना ली और उसमें हमने सॉवरेनिटी का एक कंसेप्ट बना लिया कि हर इंसान की एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए, फिर स्टेट की सॉवरेनिटी होनी चाहिए और उसको हर सूरत में डिफेंड करना चाहिए। अब ये जो चीज़ हुई है इसका वो ये कहता है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशंस। दूसरे अल्फाज में वो ये कहता है कि ये रीज़न की वजह से नहीं है कि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, ये पैशन की वजह से है कि हम सिविलाइज्ड हुए हैं। और पैशन क्या है? फियर है, यानी ये खौफ है
कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो जाए। ये खौफ है कि अगर हम इसी तरह से रहेंगे, प्री सिविलाइज्ड कंडीशन में रहेंगे, तो हम में से कोई भी किसी को किसी भी टाइम कत्ल कर सकता है। इस फियर ने हमें इस तरफ लेकर आए कि हमने एक सॉवरेन स्टेट का कंसेप्ट बना लिया, सॉवरेनिटी का कंसेप्ट बना लिया, या सिविलाइजेशन का कंसेप्ट बना लिया। वरना ये सिविलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये जो आप ये कहते हैं ना, जैसे लिबरल्स कहते हैं कि जनाब ये रैशनल है, इंसान इस वजह से ऐसा करता है, इंटेलिजेंट है इस वजह से करता है, वो थॉमस हॉब्स कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। बुनियादी तौर पर इंसान फियर की वजह से, खौफ की वजह से करता है। अब जी इनकी बेसिक वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं एक नज़र कि तीनों की बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं। थ्यूसाइडाइड्स पॉलिटिकल फेट की बात की उसने, और नेसेसिटी और सिक्योरिटी की बात की, पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात की, और सेफ्टी की बात की। माकियावेली ने पॉलिटिकल एजिलिटी की बात की, अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सर्वाइवल और सिविक वर्च्यू। थॉमस हॉब्स ने पॉलिटिकल विल, सिक्योरिटी डायलेमा, पॉलिटिकल सर्वाइवल और पीस एंड फेलिसिटी की बात की। तो जो इंटरनेशनल पीस है, वो कहते हैं देयर इज़ नो इंटरनेशनल पीस। पीस जो हो सकता है वो नेशनल लेवल पे तो हो सकता है, इंटरनेशनली नहीं हो सकता। कोई ना कोई स्टेट किसी न किसी स्टेट के साथ कोई ना कोई मसला करती रहेगी। वो अनार्की वाली बात यहाँ पे दोबारा आ जाएगी कि वो अनार्की जब तक रहेगी तब तक आप पीसफुल इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात, ग्लोबल वर्ल्ड की बात नहीं कर सकते। और फिर हम आखिरी तीन एजम्पशंस जो हैं क्लासिकल रियलिस्ट की वो पढ़ेंगे कि ह्यूमन कंडीशन जो है वो इनसिक्योरिटी और कन्फ्लिक्ट की कंडीशन है। बॉडी ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज एंड विजडम, नो फाइनल एस्केप फ्रॉम ह्यूमन कंडीशन, कि वहाँ से हम किसी तरह का एस्केप नहीं कर सकते। सो दैट वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे वेयर वी हैव स्टडीड द क्लासिकल रियलिज्म। इसके साथ हमारा क्लासिकल रियलिज्म का टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसके बाद हम मॉर्गनथाउ को स्टडी करेंगे और फिर हम उसके बाद नियो रियलिज्म की तरफ आ जाएंगे। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, और किसी भी टाइम आपके पास कोई सवाल हो आप YouTube पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर रब्ता करके जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें इंक्लूड होकर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।